अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। आज जो हम पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2025 का पास पेपर है। मैंने ऑलरेडी 2025 MCQs क्लास 9 अपलोड कर दिया है इस प्लेलिस्ट में। आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका CRQ करेंगे। तो 2025 क्लास 9 थ्योरी पेपर चले आइए सॉल्व करते हैं। ओके, ऑलरेडी आपको पता है कि फार्मूला शीट आपके पास अब होती है और फार्मूला शीट के जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चले आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर मैं आपको नेचुरल नंबर दे दूं और मैं आपको होल नंबर दे दूं तो मुझे इनका साइमेट्रिक डिफरेंस देखना है। अब साइमेट्रिक डिफरेंस का आपके पास फार्मूला होता है। इसका मतलब होता है कि आप क्या करें, n को कंबाइन करें w के साथ और इसमें से माइनस कर दें n इंटरसेक्शन w। और भी आसान तरीका आपके पास मैं कह सकता हूं कि भाई दोनों को कंबाइन करके दोनों के कॉमन उसमें से निकाल दें। यही बात है, दोनों को कंबाइन करके दोनों के कॉमन उसमें से निकाल दें। तो भाई अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ऑफ कोर्स होल नंबर आएगा, यानी इसका आंसर होल नंबर आएगा। और दोनों में कॉमन आपके पास क्या होगा, दोनों में कॉमन आपके पास नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4। और यहां से इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 0 बचेगा। और ये मेरा पहला आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास नाउ यूज द लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब मैं लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। देखें, जब कोई भी बेस नहीं होती तो 10 बेस होती है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 10 बेस है, यानी ये कॉमन लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रेडिकल डिस्प्ले करूंगा कि भाई ये जो रेडिकल है ये 1/2 पावर होता है। सेकंड में क्या करूंगा, मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि अगर मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास पावर होता है तो पावर लॉगरिथम से पहले आ जाता है, यानी पावर को हम पहले लिख देते हैं। ये मेरा सेकंड प्रोसेस होगा। थर्ड में क्या करूंगा, अगर डिवाइड होता है, ये सब पीछे लॉज लिखे हुए, सारे के सारे लॉज पीछे लिखे हुए हैं। डिवाइड होता है यानी पहले मैंने कौन सा लॉ यूज किया है, ये वाला लॉ यूज किया है। अगर ये पावर हो तो पावर कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है। मैंने ये वाला लॉ यूज किया, दिस इज माय फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ मैंने कौन सा यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी बेस और यहां पर डिवाइड में हो तो मैं इंडिविजुअली, यानी इसको भी इंडिविजुअल दूंगा लॉग, बीच में माइनस होगा और इसको भी इंडिविजुअल लॉग दूंगा, दोनों को माइनस की फॉर्म में लिख दूंगा। यहां भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही और वाई की वैल्यू ये है। तो 1/2, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि दो चीजें हैं ना, और 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लीज ब्रैकेट लगाएं, गलती ना करें। तो लॉग एक्स माइनस लॉग x+1, और फाइनली आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और 3 मार्क्स और 3 मार्क्स का प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, अब फैक्टराइजेशन की दुनिया में आ गए हैं और फैक्टराइजेशन में कौन सा फार्मूला आपके पास ये करवा रहा है, बहुत इजी, बहुत बहुत इजी। a प्लस बी प्लस सी, ये पीछे फार्मूला लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं, जो बराबर होता है a पर स्क्वायर कर दें, b पर स्क्वायर कर दें
सी पर स्क्वायर कर दें, फिर 2 को ए से और बी से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को बी से और सी से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को सी से और ए से मल्टीप्लाई करें। अच्छा जी, अब ये पूरा फार्मूला है, तो मैं यहां देख सकता हूं ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की। ये ध्यान में रखिएगा, साइन साथ जाएगा, अगर माइनस का है तो माइनस आपको साथ साइन देना होगा। तो ये ए बी और ये सी। अब मैं इस फार्मूले में, ये जो मैंने फार्मूला डेवलप किया है, इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो 2x का मैं लिख रहा हूं 2x का स्क्वायर होगा, फिर -3y, देखिए -3y का स्क्वायर होगा, फिर z का स्क्वायर, c की वैल्यू, z का स्क्वायर होगा, फिर 2a मतलब हमारे पास वही जो वैल्यूज हैं 2x, b हमारे पास, साइन दीजिएगा, साइन नहीं देते बच्चे, ये माइनस साइन जाएगा, ठीक है। फिर 2 -3y और z, फिर 2z एंड a की वैल्यू है 2x, तो ये मैंने 2x दे दिया। अब बस मुझे सिंप्लीफाई करना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, पहली टर्म हमने बना दी। -3 का स्क्वायर +9 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, दूसरी टर्म हमने बना दी। z का स्क्वायर z स्क्वायर होगा, तीसरी टर्म हमने बना दी। ओके, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को 3 से 12, x को y से xy, ये मत भूलिएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म भी हमने बना दी। अच्छा जी, नाउ 2 को 3 से 6, y को z से yz, प्लस माइनस माइनस 6yz, 2 को 2 से 4, x को z से xz, तो ये वाली टर्म भी हमने बना दी। तो इस तरह से हमने इसका प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल मेरी बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चले जी नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट वाला प्रोसेस कर लेते हैं। कहता है इफ, अगर आपके पास 2x - 3y + z इसके बराबर हो और -6x दिस वन इसके बराबर हो, और देखें ये सेम फॉर्मूला उसने यूज किया है, सेम फार्मूला, यानी मैं अगर इसको पीछे जाऊं इस पे, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये किसके बराबर था? ये हमारे पास था 2x - 3y + z होल स्क्वायर, यानी मैंने यही तो ओपन किया था, यही ओपन किया था। तो कह रहा है यूज द एक्सप्रेशन फॉर पार्ट 1, यानी इसको यूज कर लो जो आपने फाइनली आंसर बनाया है। तो अब हमें वैल्यूज दे रहा है, वैल्यूज क्या दे रहा है? इसकी वैल्यू 10 दे रहा है, यानी यहां पर हमें 10 पुट करना है। और आपके पास ये -6xy -3yz +2xz, ये एक वैल्यू दे रहा है, इसकी जगह मुझे पुट करना है 15, और ये वैल्यू, इस वैल्यू की जगह मुझे पुट करना है, ये फाइंड करनी है इनफैक्ट। तो चले जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मैं अब जरा वैल्यूज को पुट कर लेता हूं। तो 2x - 3y + z की जगह मैंने पुट किया 10, और ऊपर स्क्वायर है वो मत भूलिएगा, और ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। अच्छा, अब यहां पर माइनस का 6xy पर यहां तो 12 है, फिर माइनस का 3yz यहाँ तो 6 है, और 2 का xz पर यहाँ तो 2 है, तो डबल आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं,
तो ये हो जाएगा माइनस का 6xy माइनस का 3yz और प्लस का 2xz। यानी अब मैं इस काबिल हूं कि ये वाली वैल्यू जो मुझे गिविंग है ये 15 भी पुट कर सकता हूं। ओके, अब 10 का स्क्वायर, इसको नीचे लिख रहा हूं, 10 का स्क्वायर 100, जो फाइंड करना है उसको वैसे ही रख रहा हूं, प्लस 2, और इसकी वैल्यू इस पूरे की जगह 15 जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर रहा हूं। अच्छा जी, ये हो जाएगा 30, 100, ये 30 जो है 2, 15 जो 30 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। और ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आया। अच्छा, अब ये कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का मतलब क्या है और इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले तो मैं आपको दो फार्मूलों की अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं ताकि मैं आपको एक आइडिया जनरेट कर सकूं बेसिकली मैं कहां जाना चाह रहा हूं। यार ये देखें, ये वाला भाई साहब जो है दिस वन 16p² - 1, जिसको लिख सकता हूं 4p होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, और बाकी जो चीजें हैं ना उसको फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं। आप चाहें तो छोटी ब्रैकेट्स भी दे सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां पर यार वो फार्मूला हमारे पास है ना कि ए स्क्वायर बीच में माइनस है, ओके बीच में माइनस है वाजे तौर पर। वो आपके पास फार्मूला है ना ए स्क्वायर -b स्क्वायर, ये फार्मूला ए स्क्वायर -b स्क्वायर वो बराबर होता है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो मैं वो फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो मेरे पास ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही, तो मैं कहूंगा एक दफा मैं इसको प्लस में लिख रहा हूं और एक दफा मैं इसको माइनस में लिख रहा हूं। और अब 16p² +4p +1, 16p² - 4p +1। अच्छा, अब यार दो फार्मूले और हैं, उन दो फार्मूलास को जरा देखते हैं। एक फार्मूला है भाई कि अगर आपके पास ए का क्यूब हो और बी का क्यूब हो, बीच में प्लस हो, तो बराबर होता है a+b² -ab+b²। एक फार्मूला ये होता है। सिमिलरली एक फार्मूला ये होता है कि a³ -b³ बराबर हो जाएगा a-b, a² ये पीछे दिए हुए, हाँ फार्मूले दिए हुए भाई, +b²। अब ये दो फार्मूलाज हैं। मसला ये होता है कि अगर a³ b³ लिखा होता है तो ये प्लस वाला होता है और इसमें यहां माइनस होता है, और अगर ये माइनस वाला हो तो यहां प्लस होता है। यानी पहचान क्या होती है, दो ब्रैकेट्स होती हैं जिसमें अगर पहला प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, और ये शक्ल होती है, ये फॉर्मेशन होती है। और अगर यहां माइनस होगा तो यहां प्लस। अब यहां भी तो ऐसा ही है, यहां पर ये देखिए, अगर ये प्लस वाला है तो मैं इसका ये माइनस वाला कंबाइन करके रख सकता हूं। ये देखिए, और अगर आपके पास ये माइनस वाला है तो मैं इसका ये प्लस वाला कंबाइन करके रख सकता हूं।
अब आप कलर से पहचान भी सकेंगे कि किसको मैंने कंबाइन किया है, ठीक है ना। और देखें अब इसके नीचे मैं वही फार्मूला लिख रहा हूं, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां भी लिख रहा हूं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अब आप कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे इसको, देखें कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 4p और बी की वैल्यू 1, तो फिर ए का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4p का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर। बिंगो, पहली टर्म बनी हुई है। फिर माइनस होना चाहिए, माइनस है। फिर 4p को यानी a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो 4p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p आंसर आ जाएगा। बिंगो, ए बी भी बना हुआ है। और फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी b का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहां भी देखें, आप कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीजें बनी हुई हैं। दूसरे अल्फाज में ये बना हुआ है, तो ये वाला भाई साहब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी अगर ये लिखा होगा ये वाला प्लस वाला, तो ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए की वैल्यू हमारे पास है 4p माइनस बी क्यूब हमारे पास है, उसकी वैल्यू है 1। यानी ये जो इतनी बड़ी सी चीज है ना, इसको मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला बंद कर दिया। ओके, सेकंड हमारे पास, अब हमारे पास ये वाला, यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये माइनस वाला फार्मूला होगा, तो इसको माइनस वाले में बंद कर देते हैं। 4p क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो 4 का हो जाएगा 64 क्यूब, p का हो जाएगा p क्यूब। 1 बेचारा मासूम है, 1 का 1 ही रहेगा। ये भी 64 p क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। और भाई फिर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब की बार ये फार्म लिखा हुआ है ए माइनस बी, और दोनों में मैंने माइनस लिख दिया। ये प्लस वाला था, माजरत, ये प्लस वाला था, तो प्लस वाले को प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां भी प्लस होगा फिर, और फिर वापस हम आ जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए है, ये प्लस बी है, और ये ए है माइनस बी है। तो इसका मतलब ए का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर होगा, और ए का स्क्वायर 64 बहुत बड़ा नंबर है जनाब। तो आप कैलकुलेटर के जरिए 64 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 64 से, तो आंसर आ जाएगा 4096। 3 2 ये हो जाएगा 6, पावर के ऊपर पावर होता है, पावर आपस में मल्टी होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब गेम कहां पर आ रहा है, अब गेम आ रहा है आपके पास यूजिंग फैक्टर थ्योरम। मुझे फैक्टर थ्योरम यूज करना है, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम जो कहती है वो हम बता देते हैं, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। जब भी फैक्टर थ्योरम यूज करना और फैक्टराइज करना हो, सबसे पहले तो आप जिसको फैक्टराइज करना है उसको लिख लीजिए, और फिर आप क्या करें, आपको क्या करना होगा, आपको ना कोई ऐसी एक्स की वैल्यू सर्च करनी होगी जो यहां मैं पुट करूं ना, तो आंसर 0 आ जाए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये एक्स की वैल्यूज कहां से सोचें हम, हमें कोई आइडिया तो दें कि एक्स की वैल्यू कहां से सोचें। चले देते हैं आपको आइडिया। ये जो आखिरी नंबर होगा ना, इसके फैक्टर लिख लीजिए पहले, +-1 +-2
प्लस माइनस 4, और इसी में से कोई एक वैल्यू एक्स की वैल्यू होगी जो इसको 0 बना देगी। यानी इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहां से मैंने पहले 1 ले लिया, यानी मैं अब ले रहा हूं x इज इक्वल टू 1, और मैं हर जगह यहां पुट कर रहा हूं। तो x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, और फिर ये आपके पास -4 है, 4 1 +4, और नोटिस कीजिए 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, -4 +4, बिंगो, ये तो पहली बारी में ही 0 बना रहा है। यानी जो मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया था वो इसका फैक्टर है। अगर ऐसा होगा तो वो इसका फैक्टर है, और फैक्टर को कैसे लिखते हैं, ये तो x इज इक्वल टू 1 है ना, इस 1 को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो ये फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर, यानी 1 को इस साइड ले आया हूं तो ये फैक्टर की शक्ल हो गई आपके पास। अब ये मैंने फैक्टर तो ढूंढ लिया, अब मुझे रिमाइंडर, ये फैक्टर थ्योरम यूज कैसे करनी है। फैक्टर थ्योरम बेसिकली कहती है, और मैं इसका छोटा सा वर्जन आपको देता हूं। फैक्टर थ्योरम कहती है अगर आप किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा हो और रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं डिवाइडेंट, इस वाले पार्ट को कहते हैं डिवाइजर, इस वाले पार्ट को कहते हैं क्वोशन, और इस वाले पार्ट को कहते हैं रिमाइंडर। तो वो कहता है डिवाइजर मिल जाएगा, ये डिवाइडेंट मिल जाएगा अगर आप डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो क्वोशन से, और ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम होती है, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम होती है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 होता है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिंपल सा है। ये रिमाइंडर थ्योरम की शक्ल है जिसमें मैंने रिमाइंडर लिखा है, पर अगर रिमाइंडर 0 हो तो वही चीज कन्वर्ट हो जाती है फैक्टर में। यानी दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 को मैं 3 से डिवाइड करता तो मैं 2 लिखता, आंसर 6 आता, रिमाइंडर क्या आता, 2। तो मैं इस वक्त कहता कि भाई 8 बराबर लिखा जा सकता है, यानी डिवाइडेंड बराबर लिखा जा सकता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन प्लस रिमाइंडर। 6 + 2 8 के बराबर होगा। तो इस फॉर्म को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 हो तो फिर उसको हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर लिखते नहीं क्योंकि वो 0 होता है ना, फायदा नहीं होता। तो इसका मतलब, अब अगर मैं इस फॉर्मेशन में बताऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा डिवाइडेंट है, x³ माइनस x² माइनस 4x + 4, ये मेरा डिवाइजर है। मुझे ऐसे ही डिवाइड करना है, और जब मैं डिवाइड कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, ये 4 डिवाइजर मुझे मिला हुआ है, डिवाइडेड मुझे मिला हुआ है। मुझे क्वोशन फाइंड करना है, मुझे पता है रिमाइंडर तो 0 होना ही होना है, आप देख सकेंगे जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। सो मेरा पहला स्टेप, स्टेप कैसे होते हैं ये मैं यहां लिख रहा हूं। मेरा पहला स्टेप, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, यानी x³ डिवाइडेड बाय x, हमेशा फर्स्ट को फर्स्ट से, तो मेरा आंसर आ जाएगा x²। अब ये x² मैंने यहां रखा, x² मैंने यहां रखा, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब x² को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x², ये मैं यहां लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, तो x² x जा x³, x² -1 जा -x, और जो भी आंसर आएगा ना आप ये नीचे रख देंगे, यानी जो भी आंसर आए ये x² -1 जा -x² होगा। जो भी आंसर आए फटाफट जल्दी से वहां रख दें। फिर क्या करें, फिर भाई बहुत ख्याल रखना है आपने कि थोड़ी सी स्पेस देंगे और नीचे लाइन बनाएंगे। ये स्पेस क्यों देंगे, अभी इसके पास प्लस का साइन है तो साइन चेंज होगा, और साइन में गड़बड़ नहीं हो ना, वरना आप बिल्कुल स्पेस नहीं देते, प्लस माइनस बिल्कुल साथ लिखते हैं, और अगर माइनस होगा तो फिर ये प्लस कर देंगे। अब ये साइन की कोई अहमियत नहीं है, इस साइंस की कोई अहमियत नहीं है। तो पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का, खत्म हो गया।
मजे की बात, पहला माइनस का दूसरा प्लस का वो भी खत्म हो गया। रिमेनिंग जो भी बचेगा आप उसको लिख देंगे। जो भी रिमेनिंग बचे आपके पास, रिमेनिंग बचा है माइनस के 4x प्लस के 4। अब आपका दूसरा स्टेप होगा। अब आप दूसरा स्टेप क्या करेंगे? आपका दूसरा स्टेप ये होगा कि आप फर्स्ट को वही फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल, डिवाइडेड बाय x, सॉरी ये x है तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा -4। अब -4 आपने यहां लगाना है और वही वाली बात आपने क्या करनी है, आपने अब इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय x-1 यहां लिख रहा हूं। आई होप आप देख पा रहे हैं। फिर -4 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, -4x, -4 को -1 से तो +4। जो भी आंसर आए वो आप नीचे लिख दें और फिर फाइनली आप क्या करेंगे, आप साइन चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये साइन नहीं है। माइनस का 4x प्लस का 4x कैंसिल, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे हमें पता था रिमाइंडर तो 0 आएगा। अब फाइनली इस शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी इस वक्त एक 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या था, 8/2 था ना, 8 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 8 रिप्रेजेंट किया जा रहा कर सकता है ये। तो मैं अब फाइनली यहां लिख रहा हूं x³ माइनस x² माइनस 4x, यहां लिख रहा हूं x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 को लिखा जा सकता है डिवाइजर, ये डिवाइजर मेरे पास था x-1, और ये मेरा क्वेश्चन आया है, जो इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, x² माइनस 4। और इसने मुझसे कहा था कि इसके जरिए फैक्टराइज करना है, यानी देखिए मैं इस चीज को एक्चुअली फैक्टराइज तो कर रहा हूं, फैक्टर के फॉर्म में टूट रहा है। और फर्दर हमारे पास क्या होगा, x-1। अब ये a² माइनस b², 4 का 2 स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकता हूं x+2 और x-2, और ये मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल फाइनल 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 आंसर होगा। कोशिश कीजिएगा पेज के नीचे सारी ये चीजें लिखें ताकि आप प्रॉपरली कर सकें। कोशिश कीजिएगा लाइंस बना के बेशक कर लीजिए ताकि ये सारा प्रोसेस आप प्रॉपरली कर लीजिए। मैंने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आप चाहें तो वो ना लिखें, कोई इशू नहीं। जैसे ये पार्ट नहीं लिखना आपको, बेशक इसको भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इट्स रियली अप टू यू। पर मैंने कोशिश की कि हर चीज आपको एक प्रॉपर अंदाज में समझ आए। चलें जी, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव करते हैं। ओके, वेरिएशन चैप्टर में आ गए जनाब। वेरिएशन चैप्टर कहता है अगर ये आपके पास मैं दे दूं और के मेथड से प्रूफ करने की बात करूं इसको, तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ के मेथड से ये वाला भाई साहब। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है जो भी आपको गिविंग होता है a/b, मतलब a/b, एक ही बात है। 4 डॉट जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वल टू होता है, और ये c/d, इन दोनों को आप के का नाम दे दो। के मेथड यूज करना है ना, ये प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। फिर आप क्या करो, इससे आपको पता चला कि a/b भी के बराबर है, c/d भी के बराबर है। तो a/b भी के बराबर है, तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आप वैल्यू बना लो a इज इक्वल टू बी के। सिमिलरली c/d भी के बराबर है, तो आप कहोगे c/d भी के बराबर है, और आप कहोगे c इज इक्वल टू डी के, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू बना लो। तो आपने a की वैल्यू बना ली, b की वैल्यू बना ली। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने आपका क्वेश्चन लिखना है। और जब आप क्वेश्चन लिख लें तो आपने अब क्या करना है, अब आपने ये जहां भी ए होगा वहां बी के लिखना है, और जहां भी सी होगा वहां डी के। इसके अंदर ए की जगह मैं लिखूंगा बी के, पावर मत भूलिएगा भाई, और दोनों पे पावर देना है।
सी की जगह लिखना है मुझे डी के। अब नीचे भी ए है, ए की जगह मैं लिखूंगा बी के पावर 3, और साथ बी भी है, बी की कोई वैल्यू नहीं, उसको वैसे ही रखेंगे। और सी की जगह लिखूंगा मैं डी के। ऊपर पावर कितना दिया हुआ है 3, डी 7 है, डी की कोई वैल्यू नहीं तो मैं इसको वैसे ही रखूंगा। ठीक है जी, अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। मेरा अगला स्टेप होगा कि मैं इसको बी का पावर 4 दूंगा तो ये B4, के का पावर 4 दूंगा तो K4, डी का पावर 4 दूंगा तो D4, के का पावर 4 दूंगा तो K4, और बी का पावर 3 दूंगा तो B3, के का पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है बी से, और D3, के का पावर 4 दूंगा तो K4, और डी, और फाइनली ऊपर से मेरे पास है, अच्छा ये किसके बराबर चल रहा है ये भूलिएगा नहीं, ये के बराबर चल रहा है, ये सब के बराबर चल रहा है। ये वाला स्टेप भी के बराबर था, ये वाला स्टेप भी के बराबर था। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू के यहां लिख देता हूं, और फिर मैं अगले स्टेप पे मैं गया हूं। अच्छा जी, ना ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन है, ऊपर से हमारे पास है K4 कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया, B4 प्लस D4। अच्छा जी, यहां पर B3 और बी नीचे कॉमन है, बहरहाल नीचे मेरे पास कॉमन है K3, तो मैंने K3 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा B3 और B यानी B4, मल्टीप्लाई करेंगे तो B4 हो जाएगा, D3 और D, तो इसका मतलब D4 बचेगा, और मुझे इसको प्रूफ करना है के बराबर। और फाइनल स्टेप में आप देखें, ये भाई साहब इस भाई साहब से कट गया, ये भाई साहब इस भाई साहब से कट गया, और 3 और 4 यानी कि एक के बच जाएगा, तो इस साइड भी के बचा और उस साइड भी के बचा, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। इस तरह से आप के मेथड के जरिए चीजों को प्रूफ करते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके जी, सॉल्व द गिविंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड क्या होता है आपको ये समझाते हैं, और फिर सॉल्व कैसे किया जाता है आपको ये भी समझाते हैं। सो सबसे पहले मुझे इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, और वो कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, और इसके साथ -2 ऑलरेडी गिविंग है। तो पहले तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखूंगा, फिर क्या करूंगा एक ब्रैकेट और लगाऊंगा और इसके साथ एक्स वाई लिखूंगा, और फिर जनाब इक्वल टू के बाद 5 और 1 ये लिख दूंगा। ये किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। ये ध्यान में रखिएगा, पहले एक्स के कोफिशिएंट आने चाहिए, फिर वाई के, फिर एक्स के, फिर वाई के। और देखें ये कोई आसमानी बला नहीं है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में यही चीजें वापस आ जाएंगी, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म आएगी। इक्वल टू के बाद 5 1 है, दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो ये वाली टर्म 5 के बराबर हो जाएगी और ये वाली टर्म 1, यानी ये वापस कन्वर्ट हो सकता है। पर आपका पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस सिंपल ये होगा कि आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर जनाब आपने कुछ नाम दे देना है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो जाएगी, ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स। इसके नाम फिक्स है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, अपनी मर्जी के कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम। अब जब आपको ये मिल जाएगा
तो फिर आपको फार्मूला लिखना होगा इनवर्स मैट्रिक्स का। इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला क्या है? फार्मूला ये होता है कि आपको ये एक्स वाई की वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स चाहिए होती है तो आप क्या करें, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवा दें। यानी इस फॉर्मूले के तहत ये जो मैंने ए मैट्रिक्स बनाई है, मुझे इसका इनवर्स चाहिए और फिर बी से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, इसका मतलब अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो फिर इसके लिए मुझे अलग से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी अब मुझे ए इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करके पहले ए इनवर्स निकालना होगा, फिर वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा। ओके, चलो अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर ए इनवर्स निकाल देता हूं। ए इनवर्स, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स निकालने के लिए, यानी मैं अब ए इनवर्स फाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले एडजॉइंट निकालूंगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, डिटरमिनेंट ए का, इसका मतलब ये कैसे लेते हैं, 1 1 1 अच्छा मैं बता दूं, ये मैट्रिक्स की शक्ल में था और ये डिटरमिनेंट की शक्ल है। इस तरह से डिटरमिनेंट को लिखते हैं। तो ए डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, पहला आखिरी से मल्टीप्लाई होता है। 1 - 2 = -2, हमेशा माइनस, और 1 और दूसरा तीसरे से, 1 × 1 आंसर 1। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा -3। तो जनाब अब मैं पहला वर्क तो कर चुका हूं, दूसरा वर्क अब मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए ये ए मैट्रिक्स के पहला और आखिरी जो एलिमेंट है इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, और दूसरा और तीसरे के जो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये एडजॉइंट निकाल दिया मैंने, यानी ये मेरा एडजॉइंट निकालने का तरीका है। अब मैं फाइनली इनवर्स निकालने के काबिल हो गया हूं, क्योंकि अब मुझे इनवर्स की फॉर्मेशन सब चीजें मिल गई हैं। तो मैं अब इनवर्स निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैंने ये निकाला, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैंने क्या निकाला है, -3। अब ये मेरा आंसर आ गया। और फाइनली 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 ये मैंने ए इनवर्स निकाल दिया है। अब मैं अपने पिछले वर्क की तरफ जा सकता हूं, और मैं अब जरा से लिख लेता हूं। एक्स मैट्रिक्स मेरे पास ये थी, मैट्रिक्स लिख दी। अब मैं मैट्रिक्स की शक्ल में लिख रहा हूं। ए इनवर्स मैंने ये निकाला, और बी मैट्रिक्स मेरी ये रही। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं, 3 से मैट्रिक्स को डिवाइड कर देते हैं। अभी नहीं करना कुछ भी, पहले मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को। तो चले पहले मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाता हूं। इसको मैंने ऐसे ही रखा, माइनस यानी रोज मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। -2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, आंसर आएगा -10। -2 ने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब -1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, आंसर -1। अब इस रो ने इस कॉलम से कर लिया, कोई और कॉलम नहीं है। अब नीचे आ जाए, -1 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, -5, और 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो साइन प्लस का 1 आएगा। भूलिएगा नहीं भाई साहब, नीचे आपके पास एक और चीज है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी। नाउ फर्दर मैं यहां कर लेता हूं। तो ये मेरे पास एक्स वाई वैसे ही रहा। मैट्रिक्स क्या बचेगी मेरे पास मैट्रिक्स बचेगी, -11 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। नीचे भाई साहब क्या मौजूद है, 3, भूलिएगा नहीं। एक्स वाई, अब ये 3 को दोनों से डिवाइड करूंगा,
यानी माइनस को 11 को भी 3 से डिवाइड करूंगा और माइनस के 4 को भी 3 से डिवाइड करूंगा, और इस तरह से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 11/3, और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस के 4/3। और ये मेरा पूरा इनवर्स निकालने का तरीका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और मुश्किल नहीं हुई होगी। चले जी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया है। ओके, अब ये कंस्ट्रक्शन करनी है तो चले कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। कहता है द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हैविंग राइट एंगल एट दिस वन, हैंस ड्रॉ एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम ए टू बी सी। तो भाई कंपास को उठाइएगा और मेरे साथ कर लीजिएगा। ए पे कंपास रखिएगा क्योंकि ए से बी सी पे एल्टीट्यूड बनाना है। तो ए पे कंपास रखिएगा और कंपास को अपनी मर्जी का इतना ओपन कर लें कि वो इस अपोजिट साइड की दो जगह पर टकरा जाए। ये आपका पहला काम होगा, ठीक है, दो जगह पर टकरा जाए। तो जनाब अगर वो दो जगह पर टकरा गया है तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, आप इसको बेशक डी और ई नाम दे दें। फिर दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा, कंपास को उठाइएगा, ई पर रखिएगा, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, और फिर इसको इतना ओपन कीजिएगा कि ये डी तक ओपन हो जाए। ये प्रोसेस करना है। फिर आप क्या करिएगा, फिर इसको कंपास को ई में ही रखिएगा और आपने एक ऐसा अर्क बनाना है। जहन में रखिएगा कंपास की मेजरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। अब की बार आप डी में जाएंगे, डी में डी को सेंटर रखेंगे और फिर आपने इसी अर्क पे एक और अर्क बनाना है। फाइनली आपने क्या किया है, फाइनली आपने ये किया है कि आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जहां पर एल्टीट्यूड बनेगा, वो पॉइंट ढूंढ लिया है। तो मैं इस पॉइंट को भी जरा डार्क कर देता हूं और फिर आपने स्केल लेना है, स्केल ई को सेंटर बनाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो इस पॉइंट से और ए पॉइंट से गुजरे, इस पॉइंट से और ए पॉइंट से। इस पॉइंट को नाम मैं दे देता हूं एफ, यानी एक लाइन बनानी है जो ए और एफ से गुजरे बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे एरो हो। इस लाइन को हम कहेंगे एल्टीट्यूड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एल्टीट्यूड भी बनाना आ गया और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट पे आ चुका हूं यहां पर। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं दो ट्रायंगल्स को वाज़े तौर पर डिफरेंट कलर दे देता हूं ताकि आप समझ सकें। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब एक ट्रायंगल आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल आपके पास है के, क्या दिया हुआ, एल के, एल के एम, एक ट्रायंगल ये है, पर ये मैंने जो कि के एल, एक ट्रायंगल है के एल एम, ये मैंने आप कलर किया आपके सामने, और दूसरी ट्रायंगल है के एल एल के एम, एल के एम। अच्छा, अब ये ध्यान में रखेंगे कि आपको एक चीज यहां पर बहुत केयरफुल रखनी है कि दोनों का कॉमन एक साइड है, ये कॉमन है।
ये कॉमन जहन में रखेगा, ये दोनों की कॉमन साइड्स है। अब मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूं और आपको आइडियाज पूरे डेवलप करता हूं। करस्पॉन्डिंग्स का मतलब होता है कि एंगल यहां पर, क्योंकि ये मिक्स फॉर्मेशन में, तो मैं आपको बताऊंगा साइड इस करस्पॉन्डिंग का मतलब ट्राइंगल एल के एम, ये ऊपर लिखा हुआ है ट्राइंगल एल के एम, एल के एल के साइड एक्चुअली करस्पॉन्डिंग्स में है के एल साइड के एम साइड, के एम साइड करस्पॉन्डिंग्स में है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है लिंक कर रही है, हम इनको एक साथ सोच रहे हैं, हम इनको एक साथ देख रहे हैं। के एम, एल एम, एल एन, और लास्ट वाला एल एम, एल एम करस्पॉन्डिंग में है के एन के। ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से एंगल्स भी हैं। अब एंगल्स को कैसे रीड करूंगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एंगल को रीड करूंगा, जैसे एल एंगल को, तो मैं उसको बी, जैसे कि मैं के एंगल को रीड करूंगा तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा? एल के एम, तो ये के एंगल की तरफ लेके जा रहा होगा मुझे। एल के एम, एल के एम, और ये एंगल का सिंबल, ये लिंक है किसके? अब इसी तरीके से सोचेंगे के एल एन के एल एन के, और ये एंगल है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास, अब मैं इसको तीन तरीके से, तीन एंगल से तीन तरीके से रीड कर सकता हूं। पहले मैंने के की बात कर दी, तो अब मैं कहूंगा के एम एल एंगल के एम एल। ये देखें के एम एल तो होगा एल एन के, एल एन, एल एन के, और आखिरी आपके पास कौन सा होगा? आखिरी आपके पास होगा यहां पर, क्योंकि मैंने बीच में के को रख लिया, एम को रख लिया, अब मैं एल को रखूंगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं के एल एम, के एल, यानी उल्टा जा रहा हूं, के एल एम करस्पॉन्डिंग में है। तो वही, अगर मैं के एल एम गया हूं तो मुझे जाना होगा एल के एन, एल के एन, और ये सब के सब एंगल्स थे, सब के सब एंगल्स थे। अब जनाब, नेक्स्ट नेक्स्ट जो बहुत काम की चीज है, अगर ये करस्पॉन्डिंग्स हैं और ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, तो इस लिंक्स को अब मैं कन्वर्ट करके कॉन्ग्रेंट का लिंक कह सकता हूं, यानी बराबर है, दूसरे अल्फाज में बराबर है, क्योंकि इसने बराबरी का सैंबल भी दे दिया। ये कह रहा है बराबर है, यानी ये एंगल्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसी के जरिए तो फिर हम मैथमेटिक्स करेंगे। ओके, ये बिल्कुल बराबर है। पहली बात तो ये अब हमारे पास क्लियर हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है? बेसिकली ये तीन एंगल्स मालूम कर रहा है, तो तीन साइडों की डिस्कशन तो नहीं है, तो बेशक अब साइडों की डिस्कशन मिटा देते हैं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था आपको कि ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना था। तो क्योंकि तीनों एंगल की बात है, एक्स वाई जेड, तो ये तीन एंगल की रिलेशंस मुझे चाहिए होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मुझे सबसे पहले वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की, और एक्स एन वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं बता चुका हूं एन किधर होगा? बीच में होगा आपके पास। तो एन देखें बीच में कहां पर है? ये वाले पोर्शन पे, ये वाले पे, इस वाले पे एन बीच पे है, तो यानी ये वाला एंगल एक्स इस वाले एंगल के बराबर होगा, और हमने सिर्फ इस वाले एंगल को देखना है, ये कहां पर है? के एम एल।
सो के एम एल, और वो इस वक्त किसके बराबर है? तो मैंने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया? मैंने ये वाला स्टेटमेंट यूज किया, और इस स्टेटमेंट के जरिए मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। सो पहला हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पहली बात हमने कर दी। अच्छा, अब मैं दूसरी बात करूंगा। एक और छोटी सी चीज यहां पर मैं आपके लिए कर लेता हूं, जो आपको बाद में फायदा देगी। भाई अगर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये रेड वाली, ये ट्राइंगल के दो एंगल्स गिविंग है, ये ट्राइंगल है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, के दो एंगल्स गिविंग हैं, तो मैं ये तीसरा पूरा एंगल, ये तीसरा एंगल में फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं, आसानी से फाइंड कर सकता हूं। सो कैसे फाइंड कर सकता हूं? अगर ये 40 है, ये 70 है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो मैं 180 से 40 और 30 यानी 70 माइनस करूंगा, तो ये 1110 हो जाएगा। यानी ये पूरा एंगल क्या है मेरे पास? 1110। अब ये बात बिल्कुल जहन में रखनी है कि ये पूरा एंगल मेरे पास 1110 है। ओके, चलें जी, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जेड वाले को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब जेड वाले के बीच में ये के वाला आपके पास कुछ गेम आ रहा है, तो के देखते हैं के कहां बीच में है। के यहां पहले वाले में बीच में है। सो कहता है एल के एम, एल के एम, ये बेसिकली 40 डिग्री की बात कर रहा है, और के एल एन, के के एल एन, चलो इससे y तो डायरेक्ट मिल रहा है, y को निकाल लेते हैं फटाफट इस स्टेटमेंट से। और वो कैसे मिल रहा है? ये मैं ये वाला स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ये ऊपर वाला मैं एरो लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं एल के एम, एल के एम, यानी ये 40 डिग्री, यानी ये 40 डिग्री बराबर है, कॉन्ग्रेंट है के एल एन के एल एन के, जो बेसिकली क्या है? y है। तो इसका मतलब मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू 40 डिग्री है। अच्छा जी, अब मैं थर्ड वाले स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा, और इसी स्टेटमेंट के जरिए मैं बाकी फाइंड करूंगा, कि आपको बाकी का भी एक आइडिया आ जाए कैसे करना। वैसे तो इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं, पर चले इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तरीके बहुत हैं इसको सॉल्व करने के, पर इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट, के एल एम, के एल एम, यानी ये पूरा, तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूं, के एल एम, यानी ये पूरा, तो ये है 110 डिग्री के बराबर। और ये बराबर कॉन्ग्रेंट मतलब बराबर होता है। दूसरा क्या है? एंगल एल के एन, एल के और एन, ये पूरे एंगल के बराबर। और इस पूरे एंगल में दो एंगल्स हैं, पहला एंगल है Z, दूसरा एंगल है 40, तो मुझे दोनों ही लिखने पड़ेंगे। अब ये 40 को मुझे यहां माइनस करना पड़ेगा, और फिर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा यहां पर? 70 डिग्री। और इस तरह से मैंने ये Z वाला भी आंसर निकाल लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। थोड़ा टेक्निकल है, इतनी मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। चलें जी, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब इजी पीजी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, इजी पीजी क्वेश्चन। इन द गिविंग ट्राइंगल ABC, BD एंड AE आर द मीडियन। अगर बच्चों ये मीडियन है, ये दो मीडियन है, अगर ये दो मीडियन है, तो इनकी खासियत क्या होती है? जल्दी से खासियत आपको बता दूं। इनकी खासियत ये होती है कि ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। ये साइड्स को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं।
यानी अगर आपके पास ये 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी, और अगर ये 5 है तो ये लेंथ भी आपके पास क्या होगी, 5 होगी। पहले तो हमने जल्दी से ये बता दिया, ठीक है। तो फिर कहेंगे फाइंड मेजरमेंट ऑफ डीई। डी से लेकर ई तक कह रहा है, ये बना लें। एंड बी सी। अच्छा जी, पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं। अब ये बी से लेकर सी तक एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ बी सी फाइंड कर लेते हैं। और बी से लेकर आपके पास, बी से लेकर सी तक आपके पास कितना लिखा हुआ है, 5 और 5। तो ये आपके पास भाई साहब हो जाएगा 5 + 5, यानी ये हो जाएगा 10। चलो जी, ये 10 हो गया। अब बीसी के पर आते हैं, बीसी के ऊपर, सॉरी डीई के ऊपर। अब डीई एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट मिड से बने, भाई ये डी और ई मिड है ना, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, और ये इसके पैरेलल भी हो, और ऑफ कोर्स इसके पैरेलल है, तो जो इसकी मेजरमेंट होती है, मतलब डीई की मेजरमेंट, वो आधी होती है ए बी की मेजरमेंट के, एग्जैक्टली आधी होती है। तो अगर ये आधी होगी तो इसका मतलब 1/2 लिखा, और ए बी आपके पास 9 के बराबर है, और 9 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4.5, और ये मेरे फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब ये कह रहा है हमें रीजन दें कि आपके पास, रीजन दें, एक रीजन का है कि ये डी ई और ए बी के पैरेलल क्यों हैं। तो आप रीजन देंगे जब भी, अगर डीई की मेजरमेंट, ये डीई ये रीजन ही है, हाफ होगी ए बी के मेजरमेंट के, यानी ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के हाफ होगी, तो फिर ये जो डीई होगा ये पैरेलल होगा ए बी के। अगर ये आपके पास ऐसा हो, और ऐसा हुआ है, ऐसा है आपके पास कि ये अगर हाफ होगी तो ये ऐसा होगा। और स्टेटमेंट में एक और बात भी कहते हैं, अगर डीई, यानी ये भी बात होती है, अगर डीई इज मिड सेगमेंट है, मिड सेगमेंट मतलब ये ऐसी सेगमेंट है जो मिड पॉइंट से बनी है, मिड सेगमेंट है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मिड सेगमेंट होगी तो फिर डीई आपके पास लाजमी तौर पर पैरेलल होगी ए बी के। एक ये रीजन भी होता है, ये पैरेलल का सिंबल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आप इसको सही तरीके से देख सकें। ओके भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है, ये वाली बात साहब, कि ये वाला भाई साहब सिमिलर हो, कहता है यूजिंग प्रोपोर्शनल रेशो। अब प्रोपोर्शनल रेशो क्या होता है, इसको प्रूफ करना है। प्रोपोर्शनल रेशो ये होता है, अगर ए बी का रेशो लूंगा डीई से, तो वो बराबर आना चाहिए बी सी का रेशो लूंगा ई एफ से। आई होप आप देख पा रहे हैं कि ये चीजें मैं किस तरह कर रहा हूं। और फिर ए सी का रेशो लूंगा डी एफ से। तो भाई ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, और डी ई की वैल्यू दी हुई है 8,
चेक करते हैं बराबर है या नहीं। बी से सी की 10 और ई एफ की 5 और ए सी की 12 और ये 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अगर मैं टेबल लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं 2 तीनों के रेशोज आपस में बराबर हैं और यही शो करेगा अगर तीनों के रेशोज बराबर हैं तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।